हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय सेल्फ प्रवीण पांडे। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट में ये बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है। अगर आप मेजरमेंट में पढ़ेंगे तो जितने भी ब्रिजेस हैं उनकी स्टार्टिंग आपकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज से ही होती है। ब्रिज के बारे में आपको पता रहेगा तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक जो है ब्रिज लगा हुआ है, इसको हम लोग जो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं बेसिकली। और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास इंपीडेंस Z1 है, यहाँ पर Z2 है, Z3 और Z4 है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस इंपीडेंस आपका जो Z5 भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग जो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। कब इसको बोलेंगे अभी समझ में आएगा। देखिएगा इसमें क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अगर ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है, ध्यान समझिएगा, ब्रिज अगर आपका जो बैलेंस कंडीशन में है तो क्या होता है, यहां की जो पोटेंशियल होती है और यहां की जो पोटेंशियल होती है वो आपकी जो सेम होती है। अगर पोटेंशियल सेम रहेगी तो इसका मतलब क्या है, इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी, बिकॉज करंट ओनली फ्लोज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑकर्स एंड इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस दैट देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग। इट मींस दैट अगर यहां पर कोई भी आपकी जो करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इसका मतलब इस ब्रांच को हम लोग ओपन कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन आपकी जो भी करंट होगी वो आपकी सीधे सीधे यहां से यहां फ्लो हो जाएगी। ठीक है, यही आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि बेसिकली आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग ऐसा बोल दे कि यहां पर करंट आपकी जो नहीं फ्लो होगी, ये हम लोग कैसे यहां पर फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप इस ब्रांच में यहां पर इंपीडेंस को हटा करके आप वहां पर एक गैल्वेमीटर लगा दीजिए या फिर एमीटर लगा दीजिए कि वहां पर कितनी करंट फ्लो रही है वो आपको जो बताएगा। अगर ब्रिज बैलेंस है तो यहां पर वो गैल्वेमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा या फिर करंट शो नहीं करेगा। इन दैट केस वी कैन से दैट कि देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द Z5 इंपीडेंस और द रेजिस्टेंस अगर होता तो यहां पर R5 रेजिस्टेंस में यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर मैं एक टर्म बोला हूं ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन। तो ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती है, देखिएगा, Z1 इंटू Z3 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू Z4। यहां पर क्या हो रहा है कि अपोजिट ब्रांच के इंपीडेंस का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल। ठीक है ना, अपोजिट ब्रांच के यहां जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसके जो इंपीडेंस होना चाहिए वो आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ब्रिज बैलेंस है। इन दैट कंडीशन आप इस चीज को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो वहां पर आपका जो है Z5 में से कोई भी आपकी करंट नहीं फ्लो होगी, ये पूरी ब्रांच आपकी जो है हट जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर इसको जो है लेकर के दिखाता हूं। ये इसको हटा दिया और इसको ले लिया, मान लीजिए ये ब्रांच, हाँ ठीक है, ये देखिए ये पूरी ब्रांच आपकी जो है हट गई। इन दैट केस सिर्फ आपके पास यही चीज बचेगा। अब आप बोल सकते हैं कि सर Z1 एंड Z2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड Z3 एंड Z4 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वी कैन इजिली फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिएगा, तो अब एक बात बताइए, अगर मुझको यहां पर जो है देखना है कि बेसिकली आपका जो है यहां पर इक्विवेलेंट में आ कैसे रहा है, या फिर जो है Z1 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z4 मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये आपका आ कैसे रहा अभी इसको जो दिखाते हैं। देखिएगा, सपोज दैट कि यहां पर आपकी जो कोई करंट नहीं फ्लो रही है। अगर यहां पर इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर बोल सकता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, लेट अस टेक कि मैं यहां पर करंट लेता हूं। ध्यान समझिएगा, इस वाले ब्रांच में करंट आपकी जो I1 फ्लो हो रही है और इस वाले ब्रांच में करंट आपकी जो है I2 फ्लो हो रही है। ठीक है ना। द I1 करंट इज फ्लोइंग इन द फर्स्ट ब्रांच एंड I2 करंट इज फ्लोइंग इन द सेकंड ब्रांच। ठीक है, बहुत क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बात करूंगा तो VCA कितना होगा, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, एक पट वेट करिएगा। ठीक है, ये इधर चला गया, इसको मैं हटा दे। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका ड्रॉप होगा उसको मैं बोल सकता हूं कि VAC या फिर VCA आप बोल दीजिए। VAC नहीं, आप VCA बोल दिए। ठीक है ना, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, VCA इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस ब्रांच। इन दैट केस वी कैन राइट इट एज I1 इंटू Z1। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं VAD के बारे में बात करूं तो क्या होगा, VAD विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VAD विल बी इक्वल टू I1 इंटू Z2। सेम एज इट इज अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फिर क्या, तो फिर यहां पर ड्रॉप कितना लिखूंगा, C से B की तरफ, मतलब क्या हो गया, VCB इज इक्वल टू कितना हो गया, I2 इंटू Z4। और यहां पर क्या आ गया, VB माइनस ऑफ VD या फिर VBD। और ये आपका जो कितना आ गया, I2 इंटू Z3। ठीक है ना, बात क्लियर है। अच्छा,
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल आपका सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तभी मैं वहां पर क्या वो जो क्या बोल रहा हूं कि ब्रिज आपका जो बैलेंस है, इन दैट कंडीशन ओनली द करंट विल नॉट फ्लो अक्रॉस द Z5 ब्रांच। मैंने यही बात बोला है कि यहां पर ब्रिज आपका जो बैलेंस होगा तो यहां पर आपकी जो कोई भी करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो नहीं होगी। इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट द वोल्टेज और द पोटेंशियल ऑफ VA विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, VA विल बी इक्वल टू VB हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है। अच्छा, अगर VA विल बी इक्वल टू VB हो जाएगा तो अगर मैं VCA पोटेंशियल लिखूं तो VCA विल बी इक्वल टू कितना है, VC माइनस ऑफ VA। अच्छा, तो मैं VA को रिप्लेस कर सकता हूं VB से, बिकॉज वी नो दैट VB इज इक्वल टू क्या है, VA है। इट मीन्स दैट VC माइनस ऑफ VB हो जाएगा। इट मीन्स दैट VCB मैं इसको जो है बोल सकता हूं। मतलब क्या है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि VCA इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया है, VCB मिल गया है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। VCA आपका यहां पर क्या है, I1 इंटू Z1 है। I1 इंटू Z1 इज इक्वल टू VCB क्या है आपके पास, I2 इंटू Z4 है। सर बहुत अच्छी बात है। तो यहां से मैंने एक रिलेशन निकाल लिया, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, Z4 अपॉन Z1। ठीक है, इसको मैं उठा करके कहीं कोने में लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर लिख देता छोटा करके। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आ गया, I1 बाई I2 इज इक्वल टू Z4 अपॉन Z1, Z4 अपॉन Z1। ठीक है, इसको मैंने कोने में करके छोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आप मुझको ये बताइए पोटेंशियल और कहां कहां का इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर VA इज इक्वल टू VB है। अब मैं यहां पर सेकंड वाले कंडीशन में अगर जो देखता हूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास VAD है और यहां पर VBD है। ठीक है, तो VA माइनस ऑफ VD आपके पास कितना है, VA माइनस ऑफ VD इज इक्वल टू आपके पास कितना है, I1 इंटू Z2 है सर। और यहां पर क्या है, VA की जगह मैं VB को रिप्लेस कर सकता हूं, एज वी नो दैट VA इज इक्वल टू VB है। तो मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया, VB माइनस ऑफ VD इज इक्वल टू कितना आ गया, I2 इंटू Z3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये आपका टर्म सेम है और ये भी टर्म सेम है। इसका मतलब ये भी आपका जो इक्वल होगा। इट मींस दैट I1 इंटू Z2 इज इक्वल टू कितना आ गया, I2 इंटू Z3। इट मींस दैट I1 बाई I2 इज इक्वल टू कितना मिल गया, Z3 अपॉन Z2 मिल गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब यहां पर देखते हैं, इसको हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आप जो है देख सकते हैं कि I1 बाई I2 आपको जो कितना इक्वल है, I1 बाई I2 इज इक्वल टू आपको यहां पर क्या मिला है, Z4 बाई Z1 इज इक्वल टू कितना मिला है, I1 बाई I2 इज इक्वल टू Z3 बाई Z2 मिला है। ठीक है, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं भाई, सिंपल सी बात है, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, Z4 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z3। ये आपका क्या हो गया, ब्रिज बैलेंसिंग का कंडीशन हो गया। अगर यहां पर देखिए, अब हम लोग ने पहले क्या माना था कि पोटेंशियल सेम माना था, उस वाले केस में हमने जो ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन जो निकाल ली। अगर ए और बी का पोटेंशियल आपका जो सेम है तो यहां पर ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन मैंने जो निकाल ली। इसका मतलब क्या, रिवर्स भी ट्रू होगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका जो बराबर होगा तो इसका मतलब यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। तो वी कैन से दैट इट इज अ वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, या तो आप जो है पोटेंशियल को इक्वल मान करके इस वाले कंडीशन को निकालिए, या फिर इस वाले जो है कंडीशन को मान करके आप यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे तो ए और बी का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर उस वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात हो गया। इसका मतलब क्या है, मैं इसको जो है बोल सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि Z1 बाई Z4 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z3 भी बोल सकता हूं। तो बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ है कि आप जो है इसका रेशियो और इसका रेशियो करते हैं। अगर इसका रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, इट मींस दैट इट इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दैट केस द करंट विल नॉट फ्लो अक्रॉस द ब्रांच Z5 और द जो भी यहां पर होगा ब्रांच, यहां पर जो कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं होगी। अगर यहां पर कोई भी आपकी जो है करंट नहीं फ्लो होती तो इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहां पर करंट फ्लो होती तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मान लीजिए करंट आपकी जो फ्लो होती तो आप जो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा मैं आपको एक आइडिया देता हूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, लेट अस टेक। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा यहां पर जो है रेजिस्टेंस इस तरह से है 1 2 3
और ये 4 हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 4 है। अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या हो, 8 इंटू 8 हो गया। 8 इज इक्वल टू 8 हो गया। इट मीन्स दैट इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दैट कंडीशन देयर विल बी नो रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस पॉइंट। ठीक है ना, बात क्लियर है। बट अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर मान लेता कि मान लीजिए यहां पर आपके पास जो है 3 ओम है, और मैं आपसे पूछता कि अब मुझको तुम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है ना, आप यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कि अब यहां पर कितना होगा। तो आप क्या बोले कि सर अब आपका जो बैलेंस ब्रिज नहीं है। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 6। इट मीन्स दैट इट इज नॉट कंडीशन ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दैट कंडीशन हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास क्या बन रहा है, यहां पर एक आपके पास डेल्टा बन रहा है। इसको आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर ब्रांचेस आपको ऐसे आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच। तो जैसे ही आप इसका जो इक्विवेलेंट स्टार में आप इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे तो आपको यहां पर सिंपल सा एक सर्किट बचेगा। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके बाद इसके सीरीज में ये हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये इसके क्या है पैरेलल में है, और ये इसके क्या हुआ सीरीज में हो गया। तो उससे आप जो डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ब्रिज बैलेंस है तब तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो उस वहां पे आप स्टार डेल्टा का यूज करके बहुत ही सिंपल तरीके से अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपका जो है बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है तो आपको जो कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया। अगर बैलेंस्ड है तो कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको जो बता दिया। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ये इतनी बातें बहुत हो गई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगा इज द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट। अपोजिट ब्रांच को मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। 8 इंटू 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 इज इक्वल टू 8 हो गया, मतलब क्या होगा, ये आपका ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब 6 ओम वाले में कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी, तो ये वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। सर बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 8 हो गया, और यहां पर क्या बचेगा, 4 हो गया। तो 2 + 1 3 इज इन पैरेलल विद द, ये 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहां से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 15। 3 5 जा 15, दैट इज इक्वल टू 12 बाई 5। 5 2 जा 10, 2 0 5 4 जा 20। 2.4 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और थोड़े कभी कभी कंफ्यूजिंग भी आते हैं। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, या फिर आपका यहां पर पूछा है व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट आपको जो पूछा हुआ है कि आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना है। आप सोचिए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, पहले इसको आप जो देखिए। देखने से तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, बट ये क्वेश्चन अगर मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के बात करवाया है, इसका मतलब क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही डिपेंडेंट होगा। फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए आपका पॉइंट। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, ये तरीका आपका बहुत सारे क्वेश्चन में सेम टू सेम एप्लीकेबल होता है। गलती नहीं करने का, जो बताऊंगा ऐसे समझिएगा। ठीक है, लेट अस टेक, मैंने ये वाले पॉइंट को ले लिया ए, ठीक है, ये वाले पॉइंट को ले लिया बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक आपके पास बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यहां से यहां तक का पॉइंट आपका ए रहेगा, यहां पर भी कुछ नहीं कनेक्टेड है, तो मतलब यहां का पॉइंट क्या रहेगा, बी रहेगा। इस वाले पॉइंट को मैंने ले लिया है सी, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को ले लिया मैंने डी। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, ए बी सी डी आप लिख दीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा आपको यह बात लगेगा कि सर ने तो पहले ही मान लिया कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसी बात नहीं है, आप यहां पर किसी भी तरीके से करेंगे तब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ही फॉर्म होगा। अभी आप देखिएगा। ठीक है, मैंने ए बी सी और डी ले लिया। ठीक है, इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी, और इसको लिख दिया डी। ठीक है, देखिएगा ए और बी के बीच में आपका रेजिस्टेंस ये वाला कनेक्टेड है, तो मैंने इसको बना दिया, ये आपका आर इसके बीच में कनेक्टेड है। ए और डी के बीच में आपका आर कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में आपका आर कनेक्टेड है। ठीक है,
डी और सी के बीच में आपका आर कनेक्टेड है, डी और सी के बीच में आपका आर कनेक्टेड है, ठीक है। सी और बी के बीच में आपका आर कनेक्टेड है, सी और बी के बीच में क्या आपका जो है आर कनेक्टेड है। डी और बी के बीच में आपका जो है आर कनेक्टेड है, डी और बी के बीच में आपका जो है आर कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, आर कनेक्टेड हो गया। आपका यहां पर सप्लाई किसके बीच में, ए और सी के बीच में, सप्लाई इज गिवन बिटवीन द ए एंड सी। तो देखिए ये आपका क्या बन गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ चुका है तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अपोजिट ब्रांच का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आर इंटू आर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इंटू आर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब क्या है, अपोजिट ब्रांच के मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर करंट अक्रॉस द बीडी ब्रांच विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि बीडी ब्रांच में आपकी करंट कितनी आएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर। इस बात को समझ सकते हैं। बट अगर आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में नहीं पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप जो केवल या फिर केसेस से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। आएगा तब भी आंसर तब भी आपको जो सेम टू सेम ही मिलेगा। मैंने आपको बोला है कि देखिए मेथड्स कितने भी हो जाए आंसर आपको जो है सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो समझ आ गया दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर। मजा आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं और इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं। हाँ ठीक है, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और ये 11 हो गया, ठीक है ना। 11th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर पूछा है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, ठीक है। यहां पर आपको जो है करंट निकालना है कि यहां पर करंट आपकी जो है सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहले आपको इसको जो है देखना कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। ये वाला ब्रांच सर इसका यूज ही नहीं है, ठीक है। 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। सर इस वाले ब्रांच की कोई यूज ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वाला ब्रांच आपका जो है, ये वाला ब्रांच, ये जो आपका ब्रांच है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। और ये वाला ब्रांच भी आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आप जो देख सकते हैं कि मैंने यहां पर सब कुछ जो है हटा दिया। अब बताइए, अब आपको जो है इक्विवेलेंट यहां पर जो रेजिस्टेंस निकालना है और यहां पर करंट यहां पर फाइंड आउट करना है, तो आप कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। 2 + 2 + 2 = कितना हो गया, 6 ओम, ठीक है, सीरीज में आ गया। 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 4 × 12, 12 ओम इज इन पैरेलल विद द 12 ओम इज इन पैरेलल विद द कितना हो गया, यहां पर आपके पास कितना आ गया, 12 ओम आ गया। और यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया। और यहां पर कितना आ गया, आपके पास 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पर आपको जो है एक इक्विवेलेंट मिल गया है और यहाँ पर आपको जो है करंट निकालनी है, तो करंट आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट हो गया, यहाँ पर करंट आपको आई निकालनी है, तो आप निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कितना आएगा आंसर, तो ये 12 और 6 आपस में कैसे पैरेलल हो गया, सर कितना हो गया, 12 × 6 डिवाइड बाई 12, 12 + 6 = 18, कितना हो गया, 6 × 18, 3 4 12, तो 4 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास जो है 4 ओम आपकी जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 ओम मेरे पास यहाँ पर जो है लग गया है। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज सोर्स कितना है, वोल्टेज सोर्स = 12 वोल्ट दिया है, तो क्या मैं करंट यहाँ पर नहीं निकाल सकता हूँ, V = I × R, I विल बी इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V यहाँ पर कितना दिया, 12 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस इज 4, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पीयर करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में आपसे जो है बोलो कि व्हाट इज द करंट डिवीजन रूल के हिसाब से आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I2। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर मैंने तो करंट डिवीजन रूल बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने अपने दिमाग में उसको अच्छे से रख भी लिया है, गलती नहीं करेंगे। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 + 4 + 4 = कितना हो गया, 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 + 6 18 इनटू सप्लाई करंट कितनी है, सप्लाई करंट इज इक्वल टू 4 एम्पीयर आई थी सर, तो 4 एम्पीयर यहां पर हो गया, 6 × 12 6 × 18 कितना हो गया, 8/3 एम्पीयर हो गया इस वाली ब्रांच का करंट। इस वाली ब्रांच का I2 का कितना होगा, दिस इज कॉल्ड एज द I1। अगर आपको I2 निकाला तो I2 आप जो निकाल सकते हैं। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, 4 + 4 यहाँ पर 12 और +6 18 इनटू सप्लाई करंट इज इक्वल टू 4, 6 × 3 = 18, मतलब कितना आ गया, 4/3 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपको जो I1 + I2 विल बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, I1 + I2 विल बी इक्वल टू 4 एम्पीयर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आप इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो मैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन नंबर ऑफ 12th होगा, आई थिंक सो, ठीक है ना। अब ये इसको हम लोग को यहाँ पर जो सॉल्व करना है व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही है, देखते हैं कैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे है, मजा आने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, ये देखिएगा आपके पास व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, आपको यहाँ पर पूछा क्या है, व्हाट इज आर ए बी, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज आर ए बी। सो हाउ यू कैन फाइंड आउट, देखने से समझ में आ रहा हो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बी, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ सी और इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ डी, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, तो मैंने 4 पॉइंट को एज इट इज बना दिया। इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने डी, इसको मान लिया मैंने सी और इसको मान लिया मैंने बी, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर जो है इसके इक्विवेलेंट को इसमें जो है ट्रांसफर कर रहा हूं। देखिएगा, ए और डी के बीच में आपका आर लगा हुआ है, ए और डी के बीच में मैंने जो है आर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में आपका आर है, डी और बी के बीच में आपका आर हो गया। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में आपका क्या है, आर है, तो ए और सी के बीच में आपका आर हो गया। सी और बी के बीच में आपका क्या है, आर है, तो इसके बीच में आपका क्या आ गया, आर आ गया। डी और सी के बीच में आपका क्या है, आर है, तो ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। अब आप मुझको बताइए कि आपको ये आपको जो क्या दिख रहा है, दिस इज एग्जैक्टली द व्हीटस्टोन ब्रिज, बिकॉज आर इंटू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इंटू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल, इट मींस दैट इट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मुझको निकालना है तो सिंपल सा, मुझे कुछ नहीं करना है, ये आपका ब्रांच हट जाएगा, आर और आपका जो सीरीज में हो गया, कितना आ गया, 2R आ गया, 2R इज इन पैरेलल विद द 2R, तो कितना हो गया, ये आपका जो है डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R आ जाएगा, तो R इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, एन टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करने का, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा, ये आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करने वाले हैं। ये तो हो गया था, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13th, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको जो है निकालना है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी, व्हाट इज द आई, ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, अगर यहाँ पर जो करंट आपको निकालना है तो बेसिकली आप यहाँ पर करंट जो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिएगा आपको यहाँ पर क्या यहाँ पर दिख रहा है, इट इज ए डेल्टा कॉम्बिनेशन, ये आपका जो है डेल्टा दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट अगर आप कनेक्टेड होते तो वहां पर एक आपका जो है डेल्टा ही बन रहा है, क्योंकि डेल्टा आपको पता है, डेल्टा आपका जो है इस तरह से फॉर्म होता है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। अगर मुझको इसको स्टार में कन्वर्ट करना, देखिए ऐसे भी आप इसको जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं, बट स्टार डेल्टा अगर आपने यहाँ पर जो कन्वर्जन कर दिया तो और जल्दी और सिंपल वे में आप इसको जो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, यहां पर अगर मैं इसको जो स्टार में कन्वर्ट करता हूं तो हर पॉइंट के बीच में आपका रेजिस्टेंस ऐसा आता है। सबसे पहले आप जो एक न्यूट्रल पॉइंट बनाते हैं, न्यूट्रल से आपका एक रेजिस्टेंस और इससे एक रेजिस्टेंस और इससे एक रेजिस्टेंस, ऐसे तो होता है, बिल्कुल सर सही है। अब यहां पर भी मैं जो है इसको कन्वर्जन कर रहा हूं, मैंने यहां पर एक जो है न्यूट्रल पॉइंट बना दिया, ठीक है। तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस यहां पे आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा और एक रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर आपको इसको जो है सॉल्व आउट करना है तो आप इसको जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी। अब आप मुझको ये बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R3। तो R1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर आप इजीली देख सकते हैं कि R1 विल बी इक्वल टू 8 into 3 दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस 8 + 3 18, टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो R1 इज इक्वल टू कितना आ गया, R1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैं R2 पूछता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 56 डिवाइड बाई 18, कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है ना, 2 9 जा 18, ठीक है। तो 28 डिवाइड बाई 9 आ गया, ठीक है। तो सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर मुझको निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R3, तो R3 यहां पर जो है आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 7 into 3 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 18, ठीक है, 7 6, तो R3 आपको जो है 7/6 मिल गया। तो R1 R2 और R3 आपको जो है तीनों मिल गया है, तो आप यहाँ पर इसको इजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपका सर्किट बचेगा वहाँ पर सिर्फ आपके पास ये R1 बचेगा,
यहाँ पर आपका R3 इज इन सीरीज विथ 4 ओम, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास R2 रहेगा, उसके सीरीज में यहाँ पर आपके पास जो है 10 ओम बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28/9, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास जो है 7/6, और प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास R1 दैट इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 10 वोल्ट आ गया। तो अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इसका आप करंट जो है निकाल सकते हैं? तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए, और ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और उसके सीरीज में ये हो जाएगा, तो वहां पर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल देंगे, और V इज इक्वल टू IR से आप यहां पर जो करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन आप स्टार डेल्टा अगर नहीं लगाते तो क्या होता, तो भी होता सर, लेकिन तब वहां पर जो है आपको थोड़ा जो है टाइम टेकिंग होता। स्टार डेल्टा अगर आप जो है नहीं लगाते तो वहां पर आप जो है केवीएल या फिर केसीएल से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, केवीएल या फिर केसीएल के लिए अभी मैं आपको जो है और अंदर लेके चलूंगा, जब और डेप्थ एनालिसिस कराऊंगा तो और क्वेश्चंस के बाद इसको एक बार फिर से करेंगे कि जो केवीएल केसीएल से, तो और मजा आएगा। ठीक है ना, अच्छा ये आपको जो है मान लीजिए क्वेश्चन जो है क्लियर होगा, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, नोडल एनालिसिस है। ठीक है, नोडल एनालिसिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी सर्किट। ठीक है, नोडल एनालिसिस क्या होता है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी सर्किट। कैसे होगा देखिएगा, सबसे पहले नोडल एनालिसिस अगर आपको जो सॉल्व करना है तो मैं इसमें एक क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके बाद यहां पर आपके पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और यहां पर क्या है, आप इसके पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स लगा है। नोड क्या होता है, जहां पर आपके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कनेक्टेड होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा, जहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, लेट अस टेक कि मैंने यहाँ का वोल्टेज जो है V1 मान लिया, ये आपका R1 हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द R2, दिस इज कॉल्ड एज द R3 एंड दिस इज कॉल्ड एज द V2। ठीक है, नोडल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, इट इज जस्ट द केसीएल। केसीएल आपका क्या कहता है, किसी भी नोड पे जो है समेशन ऑफ द करंट विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस वाले नोड पे आ गया। ठीक है, इस वाले नोड की जो बारे में बात कर रहा हूं, तो ये वाले नोड को मैं मान लीजिए VA मान ले रहा हूं, VA इज द पोटेंशियल ऑफ दिस नोड। ठीक है, जिस भी आप नोड को मानते हैं उस नोड से हमेशा आप करंट को मानते हैं कि करंट आपकी जो है बाहर निकले। ध्यान समझिएगा, जिस भी नोड को आप जो है मानेंगे उस नोड से हमेशा आप करंट को मानेंगे कि करंट आपकी जो है बाहर निकल रही है। दैट पर्टिकुलर नोड इज एट द हायर पोटेंशियल, दैट पर्टिकुलर नोड इज एट द हायर पोटेंशियल। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां वाली ब्रांच में मैंने करंट मान लिया I1, या यहां पर मैंने मान लिया करंट I2, और यहां पर मैंने करंट मान लिया I3। ठीक है ना, तो I1 और I2 और I3 हमेशा आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए, तो मैंने इसको जो है ग्राउंड मान लिया। ठीक है, एक रेफरेंस के लिए मैंने इसको जो है ग्राउंड मान लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अगर मैं इस वाले नोड पे बात करूं तो आप यहां पर क्या बोलेंगे कि सर I1 प्लस I2 और प्लस I3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अगर मैं यहां पर I1 के बारे में बात करता हूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, I1 विल बी इक्वल टू कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर मैं जो बात करता हूं तो यहां पर पोटेंशियल VA है और यहां पर पोटेंशियल क्या है, V1 है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस के बारे में बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, VA माइनस ऑफ V1। बहुत ध्यान से समझिएगा, VA माइनस ऑफ V1 डिवाइड बाई R1। सर बहुत सिंपल बात है, गलती नहीं करने का, बिल्कुल भी गलती नहीं करने का। अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं इस वाले में आपकी जो है करंट फ्लो रही है, मतलब करंट आपकी जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो रही है, तो डिफरेंस होगा। इसको अगर आपने जो हायर पोटेंशियल में माना है तो VA हो गया, इसको अगर आपने जो लोअर पोटेंशियल में माना है तो क्या होगा, V1 हो गया। तो VA माइनस ऑफ V1 अपॉन कितना हो गया, R1, दैट इज कॉल्ड एज द करंट I1। बहुत ही क्लियर है, सिंपल है, मजा आ रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, पोलैरिटीज को ध्यान रखना है। आपने इसको ऊपर जो है पॉजिटिव माना है तो आपने यहां पर इसको जो सब्ट्रैक्ट किया है। अगर मान लीजिए पोलैरिटी यहां पर ऐसी होती, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर पोलैरिटी यहां पर उल्टी होती तो क्या होता, अभी भी करंट आप इधर ही से मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अभी भी इस वाले पोटेंशियल को, दैट इज कॉल्ड एज द VA को अभी भी आप जो है हायर पोटेंशियल पे मान रहे हैं। अगर ये आपका हायर पोटेंशियल में तो मतलब क्या हो गया, VA और माइनस ऑफ V1 तो होगा ही, तो VA माइनस ऑफ, और क्योंकि आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो माइनस ऑफ V1 हो गया। ठीक है,
बात क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको जो है पॉजिटिव माना है तो इसके रेस्पेक्ट में ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बात सही है भाई, नेगेटिव तो होना ही है, लेकिन नेगेटिव ऑफ नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट तो अभी भी हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ ही फ्लो हो रही है। तो VA माइनस ऑफ V1 हो जाएगा, डिवाइड बाई R1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, VA प्लस V1 डिवाइड बाई R1। दिस इज कॉल्ड एज द करेंट I1। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा होगा। तो अभी आपने जो दो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लिया कि अगर पोलैरिटी ऐसे गिवन है तो आपको जो VA माइनस ऑफ V1 करना है, अगर पोलैरिटी रिवर्स में है तो क्या हो जाएगा, VA प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब समझिएगा। अब यहां पर देखिएगा इस चीज को, तो आपने एक ब्रांच की करंट को जो है लिख लिया VA माइनस ऑफ V1, VA माइनस ऑफ V1 डिवाइड बाई R1, दैट इज इक्वल टू I1। अब आप मुझको बताइए व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस I3। तो I3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां का पोटेंशियल क्या है, VA है, माइनस ऑफ इसका क्या है, 0 है, डिवाइड बाई R2। ठीक है, थर्ड मुझको आप ये बताइए व्हाट इज द I2 विल बी इक्वल टू VA माइनस ऑफ V2 डिवाइड बाई R3। ठीक है, तो VA माइनस ऑफ V2 डिवाइड बाई R3। टोटल समेशन ऑफ द करंट क्या है, 0 है। इट मींस दैट वी नो दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, तो इसको उठा करके मैंने वहां पर जो है पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, VA माइनस V1 डिवाइड बाई R1 और प्लस VA अपॉन R2 और प्लस VA माइनस V2 डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। और इस वाली इक्वेशन में मुझको अगर जो है रेजिस्टेंस पता होगा और V1 और V2 पता होगा तो क्या मैं VA की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर लूंगा? अगर VA मुझको मिल गया तो मैं यहां पर हर ब्रांच की करंट को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। पावर लॉस पूछा हो, पावर कंजप्शन पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, अगर मेरे पास ब्रांच की करंट होगी तो मैं इजीली बता सकता हूं कि यहां पर आपकी जो है करंट कितनी फ्लो हो रही है और यहां पर हर पॉइंट पर आपका वोल्टेज कितना कितना आएगा, बहुत ही इजीली हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका नोडल ही होता है। तो नोडल में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक काम करते तो इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, देखिएगा इस चीज को। अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान ली सपोज दैट कि मेरे पास जो है दो नोड्स बन रहे, तो क्या होगा, लेट अस टेक कि यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया और इसके बाद यहां पर हो गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा है। ठीक है ना, इसके बाद यहां पर आपके पास एक जो है वोल्टेज सोर्स लगा है और यहां पर भी आपके पास क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा है। ठीक है ना, यहां का पोटेंशियल आपने जो है VA मान लिया था, यहां का पोटेंशियल आपने जो है VB मान लिया था। ये मान लीजिए R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R4 हो गया और ये आपका क्या हो गया, R5 हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द V2 एंड दिस इज कॉल्ड एज द V1। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो है नोडल लगाया किस पे, सबसे पहले मैंने नोडल लगाया VA पे। VA पे जब मैं यहां पर जो है नोडल लगा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास मान लीजिए दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2 एंड दिस करंट इज I3। ठीक है ना, तो आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I1। यू कैन इजिली राइट इट एज VA माइनस V2, क्योंकि यहां पर जो है आपका नेगेटिव है और यहां पर आप प्लस वाले में एंटर कर रहे हैं तो यहां पर माइनस में आएगा। अगर माइनस में एंटर करते तो माइनस ऑफ माइनस होता, तो दैट इज इक्वल टू प्लस हो जाता। तो यहां पर कितना होगा, I1 विल बी इक्वल टू VA माइनस ऑफ V1 डिवाइड बाई R1। ठीक है, I2 अगर मैं यहां पर पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA माइनस ऑफ 0, इसको आप जो है ग्राउंड मान लेंगे, डिवाइड बाई R2। ठीक है, और मैं आपसे अगर जो है वो I3 पूछता हूं तो फिर कितना होगा, I3 बहुत ध्यान से समझिएगा, I3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आप जा रहे हैं। जिस भी आप नोड के बारे में बात करेंगे वो नोड को हमेशा आप हायर पोटेंशियल पे मानेंगे। तो कितना हो जाएगा, I3 विल बी इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइड बाई R3। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, मुझको जो है नोड VB पे लगाना है। VB पे अगर मैं जो है नोडल एनालिसिस करता हूं तो क्या होगा, वो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज मान लीजिए आपका जो है ये I5 हो गया एंड दिस इज मान लीजिए I4 हो गया। तो फिर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर नोडल लगाऊंगा इस वाले पॉइंट पे, अगर मैं यहां पर जो KCL लगाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू क्या लिखा है, I5 प्लस I4 लिखा है। I3 इज इक्वल टू I5 प्लस I4 लिखा है। ठीक है ना,
बहुत ही सिंपल है। या फिर आप इस वाले नोड को हायर पोटेंशियल मान करके I3 की डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जो वहां पर आपकी आएगी I3, हो सकता है वो पॉजिटिव आए वो या फिर नेगेटिव आए। तो एक इक्वेशन में आपकी पॉजिटिव आएगी और एक इक्वेशन में आपकी जो है नेगेटिव आएगी। तो वहां से आप I3 की डायरेक्शन जो है समझ सकते हैं। लेट अस टेक कि अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से माना है, तो आंसर जो आएगा अगर उसके रिवर्स में आता, अगर I3 यहां पर मान लीजिए मेरा जो पॉजिटिव आ गया, और मान लीजिए अगर I3 यहां पर इस तरह से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या I3 की डायरेक्शन हमारी यही रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा I3 यहां पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता कि I3 आपकी जो उल्टी फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इतना ही अंतर होता और कोई नहीं, ठीक है ना, बहुत ही क्लियर है। तो I3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I5 प्लस I4 हो जाएगा। तो यहां पर मैं इस चीज को जो है लिख सकता हूं कि I5 यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, VB माइनस V2 डिवाइड बाई R5, ठीक है ना। और I4 कितना हो जाएगा, VB माइनस 0 डिवाइड बाई R4। तो VB माइनस 0 डिवाइड बाई R4। अगर आपको यहां पर सब कुछ पता हो तो यहां पर जो है आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस ईच ब्रांच। और ये आपका जो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। सबसे पहले हमेशा आप क्वेश्चंस में जो है ट्राई यही करेंगे कि आप नोडल से कर लेते हैं। अगर नोडल से हो गया तो बढ़िया, अगर नोडल से नहीं हुआ तो आप जो है कोई और जो मेथड लगाएंगे। वैसे नोडल से लगभग सारे क्वेश्चन आपको जो हो ही जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो नोडल एनालिसिस में आपको जो इस तरह से करना है। अभी मैं आगे चल के इस पे जो क्वेश्चंस को भी जो करवाऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है कैसे कैसे जो है आ सकते हैं और कैसे कैसे हम लोग इसमें जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैश एनालिसिस।